हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान जी हैं। हमारे साथ कांग्रेस के बेबाक नेता और बिना लाग लपेट के बात करने वाले कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित जी हैं। हमारे साथ अभिषेक सिंघवी साहब हैं। हमारे साथ मुमताज पटेल हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय जी हैं। हमारे साथ पूर्व स्पीकर मीरा कुमार जी हैं। कांग्रेस पार्टी के महाधिवेशन में हमारे साथ सुनील शास्त्री जी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हैं और कांग्रेस पार्टी को बेहतर समझते हैं। अलका जी, आज ये जो 2 दिनों का मंथन बैठक है, माना यह जा रहा है कि यहाँ से बहुत कुछ निकल कर सामने आ रहा है 2023 और 2024 के। देवेंद्र यादव है जो इस वक्त ईडी जिनको बहुत पॉपुलर कर चुकी है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में ऐसे चेहरे हो गए रवीश जिनको सब लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान जी है। सर, आज जो बैठक हुई उसमें माना यह जा रहा था कि बहुत कुछ निकल के आने वाला है जो 2023-2024 ऐसा है कि आने वाले चुनाव की तैयारी है, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है, इकोनॉमिक है, यूथ के बारे में रेजोल्यूशन है, एग्रीकल्चर पर डिस्कशन हुआ है, सोशल जस्टिस पे हुआ है। तो ऐसे कई विषयों पर चर्चा हुई है जहां पर कांग्रेस का अगला जो नीति है वो तय करने के बारे में वहां पर डिस्कशन हुआ है और इसका ड्राफ्ट कल इसमें सेशन में रखा जाएगा। एक अहम सवाल था CWC को लेकर कि वो चुनाव नहीं होगा, अब मनोनयन होगा। अब कल मालूम पड़ेगा क्या होता है। अशोक चौहान कह रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत सारे इश्यूज़ पे डिस्कशन किया है और वो डिस्कशन निकल के सामने आएगा जो हमारे लिए भविष्य तय करेगा। हमारे साथ कांग्रेस के बेबाक नेता और बिना लाग लपेट के बात करने वाले कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित जी हैं जो अपनी बात बहुत बेबाकी से रखते हैं। सर, CWC का जो कल जो निर्णय आया कि उस पर चुनाव नहीं होगा, मनोनयन होगा, बहुत सारे लोगों को ये अंदर से है कि एक तरफ हम चुनाव प्रक्रिया की वकालत करते हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि हर चीज़ का चुनाव होना चाहिए, अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो इसका भी। तो क्या आपको लगता है कि ये मनोनयन की जगह अगर ये इसकी चुनाव नहीं, मैं व्यक्तिगत तो समझता हूँ कि अगर चुनाव होता तो अच्छा होता और मनोनयन का कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप वो भी कर दो तो क्योंकि अल्टीमेटली तो उसमें अध्यक्ष की टीम बनती है, पर पहले भी 12-15 लोग तो अध्यक्ष ही मनोनीत करते थे। चुनाव होता तो अच्छा होता। हम सब जैसे जो AICC के मेंबर बन के आए हैं, हमें लगता है कि हमने अपने नेतृत्व का निर्माण करने में कुछ योगदान दिया है। जो भी हमारी चॉइस होती, चुनी जाती नहीं चुनी जाती। और दूसरा क्या है ना कि नए लोगों को मौका मिलता है, तो वो थोड़ा सा एक निराशा रही है। लेकिन अभी जो एक निर्णय आया है कि हम उसकी कॉम्पोजिशन बदलेंगे, CWC के मेंबर्स की संख्या बढ़ाएंगे, उसमें रिजर्वेशन लाएंगे, ये अच्छा कदम है। तो हो सकता है इसको सामने देखकर इलेक्शन पोस्टपोन किए हों, क्योंकि अगर कल हो जाते या आज हो जाते तो नई तरीके से हम अपनी कमेटियों को नहीं चुन पाते। हम कोई शुतुरमुर्ग की तरह नहीं है कि जो असली लड़ाई है उसको भूल जाएं या भुलवा दें, लेकिन उस लड़ाई के लिए कांग्रेस सशक्त है, खड़ी है। इस देश में कौन करता है? इस देश में सिर्फ अगर एक पार्टी खड़ी है हमेशा से अडिग कुछ मूल्यों पे, कुछ सिद्धांतों में, तो वो कांग्रेस है। अभिषेक सिंघवी ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने जो कहा है वो बिल्कुल सच है और साफ तौर पे ये भी उन्होंने कहा कि ये बात हम लोगों को पता है कि लड़ाई कितनी बड़ी है। हम शुतुरमुर्ग नहीं है कि हम अपने सर को बालू में छुपा लें और हम ये कहें कि नहीं सब कुछ बहुत बेहतर है। मतलब साफ है कि सोनिया गांधी के मूल मंत्र जो हैं और सोनिया गांधी ने जो बात कही है कि लड़ाई लड़ना होगा अगर BJP से तो बहुत तैयारियां करनी पड़ेंगी उसलिए ये बात तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता। अलका जी, आज ये जो 2 दिनों का मंथन बैठक है, माना यह जा रहा है कि यहाँ से बहुत कुछ निकल कर सामने आना है 2023 और 2024 के। आप बिल्कुल होगा। ये जो महाअधिवेशन हो रहा है 85वां है, 137 साल पुरानी पार्टी, इकलौती पार्टी जिसमें लोकतंत्र बरकरार है। आज पंजाब में जो हिंसा हो रही है, देश को चिंता हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने चुनाव में कह दिया था पंजाब सेंसिटिव स्टेट है, सरहद से जुड़ा हुआ है, प्रयोगशाला मत बनाइए और ऐसे लोगों को तो मौका मत दीजिए जिन्हें कोई अनुभव ही नहीं है। मेरा ये सवाल यही था क्योंकि दिल्ली को और दिल्ली के इस पार्टी को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस, दिल्ली की सरकार कह लें या पंजाब की सरकार, कितनी कॉन्शियस है चीज़ों को लेकर, कितनी गंभीर है चीज़ों को लेकर? जिस तरीके से लगातार दूसरे अगर राज्यों में ये हुआ होता तो अब तक अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी अभी तक धरना प्रदर्शन और तमाम चीज़ें कर ली होती, लेकिन पंजाब में ये लगातार हो रहा है और एक करके ये लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। आपको लगता है किसी जिम्मेदारी? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ भाग रहे हैं। दिल्ली नगर निगम में क्या हो रहा है, भाजपा और आम आदमी के पार्षदों में हिंसा, मारकाट, लड़ाइयाँ सब हो रहा है, आप देख रहे हैं।
अब दिक्कत ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री को भी पंजाब में बैठने नहीं दे रहे हैं। उन्हें लेकर तेलंगाना गए, उन्हें लेकर महाराष्ट्र गए, उन्हें लेकर छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं और देश भर का भ्रमण कर रहे हैं अपने राजनीतिक लालच को साधने के लिए कि प्रधानमंत्री बनना है। आज आम आदमी पार्टी का एक भी लोकसभा में सांसद नहीं। पंजाब में हिंसा हो रही है, खालिस्तान सर उठाकर बोल रहा है, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री को दिल्ली के केजरीवाल बैठने नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ मुमताज़ पटेल हैं। हम सीधे इन्हीं से पूछ लेते हैं, मैम आज मैडम ने जो कहा, सोनिया जी ने कहा कि राहुल जी ने बहुत मेहनत की है और जो यात्रा पूरी की उससे कांग्रेस जनों में एक नई एनर्जी का उत्साहवर्धन हुआ है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगे की लड़ाई बहुत टफ है जिसके लिए हमको सचेत होना पड़ेगा तमाम चीज़ें। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा। आप देख रहे हैं आज देश की हालत क्या है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार चल रही है। विपक्ष तो वो ख़त्म ही करके रखा हुआ है एक तरीके से, और आप लोग को आवाज़ हमारी बननी चाहिए। तो बहुत ही मुश्किल कठिन समय है, पर इसमें जैसे राहुल जी ने यात्रा शुरू करी, हम सबको साथ मिल के इस लड़ाई को लड़नी है। आज बहुत सारे लीडरों से बात हुई, बहुत लोगों ने आज आपके वालिद को सब लोग याद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जब मैनेजमेंट की बात है, जब किसी चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन की बात है, तो अहमद पटेल का कोई सानी नहीं है, माना यह जाता रहा है। क्या आपको भी लगता है कि आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी है, अगर आज वो मौजूद होते तो यहाँ वो बहुत बारीकियों में जाते थे तो उसका असर ज़रूर दिखता है। मैं कहूँगी कि उनका सोचने का तरीका, उनका प्लानिंग करने का तरीका बहुत ही डेप्थ और डिटेल में था। वो ज़रूर नज़र आता है कि आज वो मौजूद नहीं है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पर मुमताज़ पटेल हैं, अहमद पटेल की बेटी हैं और वो बहुत सारी बातें कह रही हैं। एक तरफ उन्होंने ये भी कहा कि हम वो तमाम योजनाओं को लेकर आगे जाएंगे, और साथ ही उन्होंने अपने वालिद को, अपने फादर को, अहमद पटेल को याद किया और कहा कि अगर होते तो कुछ और सीन यहाँ अलग दिखता, कुछ और मैनेजमेंट की चीज़ें अलग दिखती। अनुरोध करूंगा कि वो हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एक CLP प्रदीप माथुर हैं, जो साफ तौर पे अपनी बातों के लिए मशहूर हैं। प्रदीप जी, प्रियंका जी भी आ गई हैं, अब कल तक नहीं थी, आज आ गई। माना यह जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर आपने बेहतर कर लिया तो आप पूरे देश में बेहतर करेंगे। यहाँ से क्या निकल के उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए, यहाँ 85वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महाधिवेशन से इस तरह की बातें निकल के जाएंगी कि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी धराशायी हो गई। ये महाधिवेशन मील का पत्थर साबित होगा। प्रियंका गांधी जी हमारी नेता हैं, उनका करिश्मा है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस करवट ले रही है और लोगों में एक उत्साह आ रहा है। मैं समझता हूं कि इस अधिवेशन के बाद अब जितने भी कार्यकर्ता हैं वो और जोशो खरोश के साथ काम करेंगे, मेहनत करेंगे और बीजेपी के ताबूत में एक कील ठोकेंगे। तो आपको लगता है कि इससे यहाँ से बहुत कुछ निकल के जाएगा जो फायदा पहुँचाएगा? राहुल जी की भारत जोड़ो पदयात्रा उत्तर प्रदेश के लिए एक मिरेकुलस चीज़ बन गई है और नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं को, गरीबों को, बेसहाराओं को और सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतें एक हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निबट जाएगी और सत्ता में नहीं आ पाएगी। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय जी हैं, हम सीधे इनसे पूछ लेते हैं। अजय जी, ये कांग्रेस का जो महाधिवेशन चल रहा है, इसमें बहुत कुछ निकलकर सामने आने की हर बात कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं, लेकिन लड़ाई बड़ी है, ये सोनिया गांधी ने कहा है। सोनिया जी ने साफ तौर पे कहा, राहुल गांधी की तारीफ की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, कहा कि उसके जरिए एक एनर्जी का उत्साहवर्धन हुआ है, लेकिन साथ ही लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई को कैसे आप? देखिए, लड़ाई कोई भी हो उसको बड़ा ही कहा जाएगा और कभी कभी लड़ाई को छोटे नहीं मानना चाहिए और कभी सामने वाले को कमज़ोर नहीं मानना चाहिए, ताकतवर मानना चाहिए। और निश्चित तौर से ही सोनिया जी ने कहा कि आप आराम मत करिए, दिन रात काम करिए, मेहनत करिए और आम जनता के साथ जुड़कर काम करिए। सोनिया जी ने यही कहा, वो हमारी नेता हैं। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी एक लंबी लकीर खींचकर इस अधिवेशन से खड़ी करेगी पूरे देश के अंदर। ये 85वां अधिवेशन हिंदुस्तान की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा और निश्चित तौर से कांग्रेस मजबूती के साथ 2024 में दिन रात कांग्रेस, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं नेता, उनके नेता के हमारे कार्यकर्ता, हम 2024 में सरकार बनाएंगे, ये आपसे हम वादा करते हैं और ये सोनिया जी को हम विश्वास दिलाते हैं कि एक एक कार्यकर्ता। मजबूत आवाज़ प्रभारी अविनाश पांडे जी हैं, सीधे इनसे पूछे थे। सर, आज बैठक जो हुई है बहुत मंथन बैठक हुई है, माना यह जाता है कि जब बड़ी बैठक होती है, मंथन बैठक होती है तो कुछ बड़ा कुछ निकल के सामने आता है। देखिए, अति महत्वपूर्ण ये सब्जेक्ट कमेटी अलग अलग महत्वपूर्ण 6 महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर में जो चर्चा हुई
उसके आज कल जो पूरे सभा के सामने प्रस्ताव रखना है, उन प्रस्ताव के ऊपर में विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें जितने भी पूरे देश से आए हुए जितने भी शीर्ष नेतृत्व था उसने आज के इस मंथन में भाग लिया। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी भी उपस्थित थे और जो विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके ऊपर में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था सब्जेक्ट कमेटी के द्वारा, उसके अलग अलग पहलुओं पर आने वाले दिनों में देश के सामने क्या एजेंडा होना चाहिए, क्या मुद्दे होने, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे किसानी का क्षेत्र हो, किसानों की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय विषय हों, तो इन सभी विषयों के ऊपर में महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। उसका फाइनल ड्राफ्ट अब तैयार होगा जो कल जो सभा होगी उसमें प्रस्तावित किया। सर, एक सवाल लोगों के मन में है कि क्या इस बैठक में ये भी चर्चा हुई कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जो नेता हैं वो जिस तरीके से आप लोगों पर कई सारे हमले होते हैं, जैसे कल जो पवन खेड़ा जी के साथ हुआ, इस तरह की इसमें अति महत्वपूर्ण जो राजनीतिक प्रस्ताव है, जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन जिसको बोलते हैं, उसमें विपक्ष साथ ही साथ चुनाव प्रणाली और आने वाले समय में हमको किस प्रकार से मजबूती से आगे बढ़ना है, सभी विषयों पर। अपोजिशन की सरकार भी चला रहे हैं झारखंड में, तो क्या उसको लेकर भी तैयारी की? निश्चित रूप से इन सभी विषयों को लेकर चर्चा साफ तौर पे है कि अविनाश पांडे कह रहे हैं कि बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है और ये खास तौर पे उन्होंने एक बात ज़रूरी कहा कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी प्लान को लेकर भी चर्चा हुई है राजनीतिक प्रस्ताव में। जो हमारे अलग अलग रेजोल्यूशन हैं, फॉरेन पॉलिसी पे है, इकोनॉमिक पॉलिसी पे है, यूथ पे है, फार्मर सोशल वेलफेयर पे, तो उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, सबने अपने अपने सुझाव दिए जिससे उन रेजोल्यूशन में ऐड किया जाएगा। आपको लगता है सर कि इस बैठक के जरिए 2023-2024 के लिए, क्योंकि बार बार नज़रें उधर ही हैं, तो उन चुनाव को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकलेंगी जो चुनाव में आप लोग लेकर जाएंगे? हर पार्टी की एक अपनी पॉलिसी होती है और उस पॉलिसी में बराबर बदलाव भी होते रहते हैं। ये बहुत बड़ा मौका होता है, प्रीलिमिनरी सेशन जो होता है, और इसमें ये सारे विषयों पे चर्चा होती है और रेजोल्यूशन बनते हैं और पास होते हैं, तो मेरे ख्याल से एक दिशा तय होती है और ये सब देश के लिए है। ये एक राजनीतिक पार्टी है और उसी रास्ते पे जा रहे हैं कि हम देश को कैसे मजबूत करें। साफ तौर पे कह रहे हैं जेबी अग्रवाल साहब कि देश के लिए एक बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी होने के नाते इनका बहुत सारे मामलों पर विचार है। हमारे साथ पूर्व स्पीकर मीरा कुमार जी हैं। आज बैठक बहुत लंबी चली बैठक, इस बैठक में मंथन बैठक के तौर पे देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस बैठक से बहुत कुछ निकल के सामने आने वाला है। हाँ, हमने जितने हमारे सदस्य थे सभी ने अपने विचार रखे और पूरे विस्तार से रखे, इसलिए लंबी चली और उन्होंने जो सुझाव दिए उस सब पर अमल होगा और इस तरह से हमारी जो पार्टी है वो मजबूत होगी। पार्टी मजबूत होने का अर्थ है कि देश के जो दबे हुए तबके हैं, गरीब तबके हैं, मजबूर तबके हैं, युवा हैं, स्त्रियां हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, जितने भी लोग हैं वो सब मजबूत हो। मैम, एक सवाल सभी के मन में था, आज उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा भी हुई, CWC के गठन को लेकर। अब माना ये जा रहा है कि अब मनोनयन होना है, अब चुनाव नहीं होना, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो काम सर्वसम्मति से हो उसका अर्थ है कि चुनाव हुआ, चुनाव होने से ही सर्वसम्मति बनती है। तो अभी हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, उनका चुनाव हुआ है और वो हम चाहते हैं कि उनको और शक्ति दें, तो पूरे CWC ने सर्वसम्मति से उनको अधिकृत किया। मतलब माना यह जाए कि अब कम से कम कांग्रेस पार्टी 2023-2024 के लिए फॉरवर्ड प्लान पे काम कर रही है, बहुत कुछ निकल के आना है, एक भारत जोड़ो यात्रा से जो एनर्जी मिली है उसको आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, हर पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ाना। बहुत शुक्रिया मैम। तो साफ तौर पे मीरा जी कह रही हैं कि देखिए ये सख्ती से आगे बढ़ना है, बहुत बुरी सख्ती के साथ, और उन्होंने ये भी कहा कि इस बैठक के ज़रिए बहुत कुछ निकल के सामने आया है और एक तरीके से उन्होंने ये भी कह दिया कि CWC के गठन के बाद छोड़िए, उनका एक तरीके से निर्वाचन ही हुआ है क्योंकि अध्यक्ष को और मजबूत किया गया, इसलिए माना यह जा रहा है कि उनको भी ये अधिकार दिया गया कि वो अपनी टीम अपने हिसाब से बनाएं। और सर, आज की बैठक में काफ़ी आप बहुत मशगूल दिख रहे थे सर, कुछ चीज़ों पर विचार विमर्श। एग्रीकल्चर और फार्म पे और फार्म लेबर्स पे जो है उनके ऊपर था। उस पर लग रहा है सर कि उस पर आप लोग कुछ ऐसी रणनीति बनाएंगे जो 2023-2024 के लिए कारगर हो, ऐसी रणनीति? हाँ, पूरे देश के लिए कारगर होगी वो।
किसानों से संबंधित लगातार बातें कह रहे हैं कि मजबूत है तो सब मजबूत है, देश मजबूत है। और साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि देश मजबूत होगा किसान अगर मजबूत होंगे तो। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि अगर देश को मजबूत करना है तो किसानों को मजबूत करना होगा और उसको लेकर बहुत सारे प्लानिंग इन्होंने किया है। कांग्रेस के बेबाक छवि के नेता और बिना लाग लपेट के बात करने वाले, राजस्थान के नहीं बल्कि देश के कद्दावर नेताओं में एक यूथ ब्रिगेड में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सबसे करीबी माने जाने वाले धीरज गुर्जर हमारे साथ हैं। आज जो इतनी बड़ी मंथन बैठक चल रही है, जिसको लेकर आप लोगों ने इतनी चर्चा परिचर्चा की, इतनी तैयारियां की, आपको लगता है कि यहाँ से कुछ ऐसा निकलने वाला है, कुछ ऐसी तैयारियां होने वाली है, कुछ ऐसा संदेश निकलेगा जिससे 23 और 24 के रास्ते जो हैं वो आसान हो जाएंगे? देखिए, इस अधिवेशन को हाथ से हाथ जोड़ो का नाम देकर कांग्रेस ने अपना मंतव्य साफ कर दिया है कि अब देश के हर वर्ग के साथ, देश के हर व्यक्ति के साथ उस तक कांग्रेस पहुंचाने के लिए हमें उनके हाथ से हाथ को मिलाना होगा और देश में वापस तिरंगा फहराना होगा। माना ये जा रहा है कि 2023 और 2024 की भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकलेंगी जो 2023-2024 के लिए एक मतलब मील का पत्थर साबित होगा। 2 दिन का महाधिवेशन है। इस महाधिवेशन के अंदर कार्यकर्ताओं की आवाज़ किस तरह से शामिल हो, किस तरह से हमें चुनाव मैदान के अंदर जाना है, किन लोगों को टिकट देना है, इन तमाम मुद्दों के साथ साथ कांग्रेस की राजनीति किस दिशा में और किस पिच के ऊपर ले जानी है, इन तमाम बातों के ऊपर मंथन हुआ है। ग्रुप्स ने अपनी मीटिंग करी है, वरिष्ठ नेताओं ने अपना मार्गदर्शन दिया है और जो मसौदा तैयार होगा, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि वो मसौदा आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को एक बार पुनः ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। आखिरी सवाल, क्योंकि आप मौजूद हों और हम राजस्थान की बात न करें जहाँ पर राजस्थान में चुनाव होने वाला है। राजस्थान का चुनाव सबसे क्रूशियल माना जा रहा है, खास तौर पे इसलिए क्योंकि राजस्थान में बीजेपी ने भी बड़े सारे अपने दमखम लगाए हैं, बहुत सारी योजनाएं लेके आए हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, लगातार सरकार की क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार के लोग ही सवाल खड़े कर रहे हैं, जिससे बहुत अनकम्फर्टेबल सा प्रतीत हो रहा है। नहीं, देखिए, मैं आपको बहुत साफ शब्दों में एक बात कहना चाहता हूँ कि धड़ों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के ऊपर निराधार आरोप तो लगा सकती है लेकिन आरोपों को साबित नहीं कर सकती है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी 2023 के अंदर वापस सत्ता में आने जा रही है, पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने जा रही है। जिस तरह का जन कल्याणकारी बजट लोगों के सामने आया है और कांग्रेस का हर नेता, आज लोग कहते होंगे भाई लोगों के मन मिले ना मिले, पर हमारा मकसद एक है, हमारा लक्ष्य है कि इस पूरी पार्टी एक दिशा में, एक सोच की ओर आगे बढ़ रही है कि 2023 में राजस्थान में पुनः कांग्रेस को लेकर आनी है। आप कह रहे हैं हाथ मिले ना मिले, दिल जरूर मिले हुए, हाथ भी मिले हुए हैं, दिल भी मिले हुए हैं, मन भी मिले हुए हैं और लक्ष्य भी मिली हुई है, सोच भी मिली हुई है। कांग्रेस पार्टी के महाधिवेशन में हमारे साथ सुनील शास्त्री जी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हैं और कांग्रेस पार्टी को बेहतर समझते हैं, कई सालों समझ रहे हैं। यहाँ जिस सेशन में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, वादे किए जा रहे हैं कि बहुत कुछ निकल के आने वाला है, खास तौर पे पॉलिटिकल कमेटी की जो रिपोर्ट है, सोशल कमेटी की जो रिपोर्ट है जो तैयार की जा रही है, जिसके अलग अलग लोग हैं, उसमें ये कहा जा रहा है किसानों के लिए, दलितों के लिए और महिलाओं के लिए खास तौर पे बड़ी सारी चीज़ें निकल के आएंगी। अब ये भी है कि अब आप कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि फॉर्म जब भरे जाएं तो पिता के साथ साथ माता का भी नाम उसमें दर्ज हो। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि अभी जो राहुल जी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाला, इस यात्रा से एक बहुत बड़ा उत्साहवर्धन कांग्रेस जनों का हुआ है। तो आज कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाला, भारत जोड़ो यात्रा में जवान भी रहा, किसान भी रहा और एक वहाँ पे मुझे एक इंसान भी दिखा वाइट शर्ट में, सफ़ेद कमीज में और बिना ठंडा किसी भी मौसम का ध्यान न रखते हुए पूरा एक लगन के साथ उन्होंने यात्रा अपनी करी। तो मुझे एक इंसान जो दिखा तो मैं आज अपने पूजने पिता लाल बहादुर शास्त्री जी के नारे जय जवान जय किसान के साथ जय इंसान जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आज इंसानियत देश में ख़त्म हो गई है। किस तरह से लोगों का क्रिमिनल हो रहा है, क्राइम हो रहा है, किस तरह से मारे जा रहे हैं, महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है और हमारे हरिजन महिलाओं के साथ फ़ायदा भी होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और मुझे लगता है कि जय जवान जय किसान के साथ मैंने बाबूजी की भावना को समझते हुए जो राहुल में देखा मुझे, तो इसलिए मैंने जय इंसान भी इसमें जोड़ा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोगों को 24 में अच्छी सफलता मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे सुनील जी कह रहे हैं कि जय जवान जय किसान के साथ इन्होंने जय इंसान जोड़ा है। मैं आपको विस्तार से सीधे अगर बताऊं निदा, तो आज काफ़ी जोश खरोश है,
क्योंकि साफ तौर पे आप समझ सकती हैं कि तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं बल्कि कांग्रेस के जो लीडरशिप हैं, जो जिले से लेकर और मंडल तक अध्यक्ष हैं, जो चाहे आप कह लीजिए कि जो बड़े बड़े स्टेट के प्रभारी हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, वो तमाम लोग आ चुके हैं, डेलीगेट्स जो हैं वो आ चुके हैं। और आज प्रियंका गांधी पहुंची। प्रियंका गांधी का भव्य स्वागत हुआ, गुलाब के फूल के पंखुड़ियों से उनका स्वागत हुआ। पूरे बहुत काफी मात्रा में लोग उनको पहुंचे रिसीव करने के लिए, और वो भी इस वक्त स्टेज पर दिखाई दे रही हैं। साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अगर ए से लेकर जेड तक आप किसी भी वरिष्ठ नेताओं की अगर आप फहरिस्त तैयार करें, वो तमाम लीडर इस वक्त रायपुर के छत्तीसगढ़ के रायपुर में और इस ग्राउंड में मौजूद हैं। चंद्राकर कक्ष है, वहां वो मौजूद हैं। क्योंकि वहां थोड़ी टेक्निकल इशू हो रही है, इसलिए थोड़ा सा दूर पे आते हैं, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी हैं, 3 स्टेट के सीएम हैं, जैमर लगे हुए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रही है, वहां से टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा दूर आना पड़ता है हमको आपसे बात करने के लिए और तमाम अपने दर्शकों तक अपडेट देने के लिए। तो आप साफ समझिए कि जो बैठक कांग्रेस अध्यक्ष ने किया, उसके बाद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने संबोधित किया। और साफ तौर पे आप समझिए सोनिया गांधी के बॉडी लैंग्वेज, सोनिया गांधी की बातें बहुत कुछ निर्धारित करती है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है। आपको याद होगा कि जब जब सोनिया गांधी ने संबोधन किया है, उस वक्त वो बहुत सारी चीजों पर ध्यान देती हैं। खास तौर पे उनके संबोधन का मान सम्मान भी होता है और तमाम तरह के रिएक्शंस भी आते हैं उनके बाद। अभी भी जिस तरीके सोनिया गांधी ने साफ तौर पे जो बातें पार्टी उठा रही है, उनकी जिस बातों को लेकर लगातार सवालों के घेरे में है कांग्रेस पार्टी, खास तौर पे आपको याद होगा कि 2 दिन पहले पवन खेड़ा का भी इशू हुआ था। एक बिजनेसमैन का नाम प्रधानमंत्री के नाम के साथ जोड़ने, प्रधानमंत्री के पिता के नाम की जगह उनका नाम जोड़ने की वजह से उन पर बहुत सारे केसेस हुए थे। आसाम में केसेस हुए थे। बहुत ही अपने सलीके से, अपने अंदाज में, अपने जिस बात है उनका सलीका है, जो तरीका है, उसमें सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कहा कि ये उद्योगपतियों को समर्थन देने वाली सरकार है। उन्होंने ये कहा कि ये देश सबका है, सबको सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इकट्ठा करके चलने की जरूरत है। लेकिन एक खास बात रही है जो आपको बताऊं कि आज की जो भाषण बोलते सोनिया गांधी, जो उत्साह गठन हुआ है पार्टी, जो उत्साह का नया संचार हुआ है पार्टी में, वो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हुआ। और राहुल गांधी ने उन तमाम अटकलों पर विराम लगाया कि राहुल गांधी एक यात्री है, राहुल गांधी की विरुद्ध यात्रा करेंगे, राहुल गांधी पूरा यात्रा बंद करेंगे। इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर शपथ किया, जिसको एक तरीके से मील का पत्थर देखा जा रहा है। और साफ तौर पर के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कर दी जा रही है कांग्रेस की तरफ से। इसको लेकर सोनिया गांधी काफी खुश नजर आ रही है। जब वो उनका नाम लेकर उनको संबोधित कर रही थी, जब उनकी तारीफ कर रही थी, तो आप समझ सकते हैं कि वो जैसे किस तरह का था कि माँ इस बेटे की तारीफ कब कर रही थी, जब उनको ये फील होता है, जब पार्टी कार्यकर्ताओं को ये फील हो रहा है कि राहुल गांधी ने वाकई बहुत बड़ा काम किया है। क्या लगता है, राहुल जी ने कहा है कि अब लोगों को जिस तरीके से वो कई बार कह चुके हैं, अब फिर से कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को अब जोश जुनून के साथ आगे आना होगा और लगना होगा। देखिए, राहुल जी की जो ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा हुई है, उससे कांग्रेस के हर कार्यकर्ता में, हर स्तर के कार्यकर्ता में एक नई ऊर्जा आई है। और राहुल जी लगातार जो संदेश दे रहे हैं वो संघर्ष का संदेश है, वो जनता के मुद्दों से जुड़ने का संदेश है। और मुझे लगता है कि यहाँ जो हज़ारों की तादाद में जो हमारे कार्यकर्ता आए हैं, हमारे डेलीगेट्स आए हैं, इस संदेश को लेकर वो जाएंगे जनता तक, बाकी कार्यकर्ताओं तक, और कांग्रेस को एक नई ऊर्जा जो देने का काम राहुल जी यहाँ से कर रहे हैं, वो देश के कोने कोने तक पहुँचे। क्या आपको छत्तीसगढ़ में ये जो कार्यक्रम है, ये जीत में कितनी मदद करेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में मैंने तो आपको कहा कि 71+ में हम काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर 71+ में काम कर रहे हैं तो 71 से ऊपर विधायकों को यहाँ पर जीतना होगा। तो ये जो आयोजन हो रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता रिचार्ज हो रहे हैं फिर से एक नई ऊर्जा के साथ। जो है इस आयोजन के बाद कांग्रेस आपको धरातल पर नजर आएगी फिर से। और चूंकि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हमारा शुरू हो चुका है, वो चल रहा है, तो बूथ स्तर पर डोर टू डोर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो आम जनता के बीच जाकर कांग्रेस की आइडियोलॉजी को, कांग्रेस के द्वारा किए गए कामों को आम जनता को बता रहे हैं, साथ ही भाजपा की नाकामियों को भी गिना रहे हैं। इस देश में बहुत बड़ा मुद्दा है ये जो भारतीय जुमला पार्टी की जो सरकार है, मोदी जी की, जो कुछ मित्रों के सहयोग पे चल रही है। इन्होंने बेरोजगारी
बेरोजगारी दूर करने की बात की थी, 100 दिन में महंगाई कम करने की बात की थी, बहुत सारे जुमले किए थे और जो कि कुछ हुआ नहीं है। गैस का सिलेंडर 450 रुपये में यूपीए गवर्नमेंट में जो मिलता था आज 1200 रुपये का हो गया है, उसमें भी सब्सिडी इन्होंने छुड़वा दी और ये कहा कि आप लोग अपनी सब्सिडी छोड़ दीजिए तो इसका लाभ आप लोग को इसका कितना फायदा होगा? आप तो जितनी गिनतियां गिना रहे उससे तो आपके सारे चुनावी नतीजे आपके फेवर में होने चाहिए थे, लेकिन कोई चुनावी नतीजे आपके फेवर में नहीं होते सिवाय हिमाचल के। देखिए ऐसा नहीं है, ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की नहीं ट्रबल इंजन की सरकार है। नतीजों ने बता दिया है, हिमाचल में भी बड़े बड़े दम ये भर रहे थे, शुरुआत हो चुकी है कांग्रेस के फतह की शुरुआत। देखिए पंचाली साहब, आप फिर कहेंगे कि आप हमसे सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात कीजिए। 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं, ना आपके पार्टी दिखी, ना आपके पार्टी के नेता दिखे, ना त्रिपुरा दिखे, ना मिजोरम दिखे, ना नागालैंड दिखे, और बात आप कर रहे हैं कि भारतीय जुमला पार्टी और ये और वो तमाम। आप लड़िए, उससे कोई आपका, खैर आप लोगों का अपना विचारिक मतभेद है और आप लोग अपनी मतभेद को ऐसे कायम रखिए, लेकिन आप जिससे लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि कल सोनिया गांधी ने ये कहा कि लड़ाई बहुत बड़ी है, इस लड़ाई को बहुत आसान समझने की जरूरत नहीं है। हम समझ भी नहीं रहे हैं, लड़ाई तो बड़ी है। और राहुल जी ने ये भी कहा, सोनिया जी ने तो कहा कि लड़ाई आसान नहीं है। राहुल जी ने कहा तपस्या करनी होगी, हम तपस्या कर रहे हैं। देखिए भी कर रहे हैं, बिल्कुल तब कर रहे हैं, साल से कर रहे हैं। देखिए मुझे हो गया लगभग पॉलिटिक्स में 2023 चल रहा है तो लगभग 24 साल हो गए। देवेंद्र यादव है जो इस वक्त ईडी जिनको बहुत पॉपुलर कर चुकी है, खासतौर पे छत्तीसगढ़ में ऐसे चेहरे हो गए रवीश, जिनको सब लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि अगर ईडी आई थी तो उसने कितनी इज्जत अफजाई की आपकी। देखिए मैं ईडी के सभी मित्रों का धन्यवाद करूंगा या कहूंगा, मेरे को तो दुख होता है उनके ऊपर, बड़ी तरस आई। मैं जब निकला ना वहाँ से तो मैंने अपने साथियों को सबसे पहले ये कहा कि यार ये ईडी वालों को मत परेशान करो, इनको मत बोलो कि ये कुछ गलत है, ये तो बेचारे हैं, इनको तो ऐसे हाँका जाता है, इनको रात में 3 बजे मैसेज आता है कि चलो सुबह 4 बजे उसके घर घुस जाओ, कोई तैयारी नहीं, कोई कागज नहीं, कोई होमवर्क नहीं, घर घुस जाओ। क्यों घुसना है? अधिवेशन हो रहा है। तो मैं तो कहूँगा जैसे न्यायपालिका के सुप्रीम कोर्ट के जजेस मजबूर हो गए ये कहने को कि आज़ादी के बाद पहली बार हमको मीडिया के सामने आकर अपने लिए अपनी बात रखनी पड़ रही है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि ईडी के कर्मचारी अधिकारी भी आके मोदी जी के बारे में बताएंगे कि वो क्या उनसे करवा। क्या मिला क्या मतलब जिस तरीके से 3 दिन तक पूरे छानबीन चली, तमाम चीज़ों को एग्जामिन किया गया, उसके बाद क्या मिला? और आपके चेहरे की खुशी तो कुछ और ही बता रही है। कहते हैं कि लीडरशिप में यही कहा जाता है कि अगर आप बदनाम ना होंगे तो क्या नाम है। देखिए ऐसा है, जो आपके चेहरे का कॉन्फिडेंस है ना, वो सच से आ सकता है, सिचुएशन से नहीं आ सकता। हम सच है इसलिए हम डरते नहीं हैं। ईडी को मेरे यहाँ से कुछ भी नहीं मिला, वो हाथ पे हाथ धरे बैठ गए और इसी के बाद उनकी हालत देख के मुझे तरस आने लग गया उनको। अगर उनको यहाँ मेरे यहाँ से मिला ना तो हजारों की संख्या में महिलाएं, वृद्ध, युवा साथी मिले जो मेरे घर के आगे सुबह 8 बजे से रात के 1 बजे तक डटे हुए थे। कैमरा मैन के साथ आशिफ इकबाल, रायपुर, छत्तीसगढ़।